1981 को जिमी कार्टर इस्तीफा देते हैं और 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन शपथ लेते हैं। रुहुल्लाह खुमैनी ने 20 जनवरी को इन लोग को छोड़ा है, जबकि जिमी कार्टर कहते रह गए थे कि 19 जनवरी को छोड़ दो, कम से कम मेरे कार्यकाल में हम ये कह तो सकते हैं कि हमने बंधकों को वापस बुलाया था। कहा कि ना, हम आपको छोड़बे नहीं करेंगे। सोचो तुम हमारा रजा पहलवी को रखा है, उसको छोड़ा क्या? तो यहां पर होगा। अब इन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, पुराना मैटर तो सलट गया, हमारे रेजा पहलवी को दीजिए जो कैंसर का इलाज करा रहा है, ना तो हम आपस से भिड़ेंगे। तो जिमी कार्टर को इसका नौबत नहीं आया क्योंकि रेजा पहलवी कैंसर से मर गया और रेजा पहलवी का विवाद भी खत्म हो गया। अब ईरान पर देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजिंग लाते हैं रुहुल्लाह खुमैनी। इन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया और यहां पर इन्होंने एक धार्मिक नियम लाया। देखिए, इस्लाम धर्म के हिसाब से इमाम मेहदी आएंगे, इमाम हुए हैं। इमाम मेहदी इस्लाम धर्म के अनुसार अभी जो है वो एक्युल्टेशन में है। एक्युल्टेशन मतलब होता है गैबत में, वो दुनिया के नजरों से हटे हुए हैं। वो आएंगे और वो आने के बाद दुनिया से नफरत, ऊंच नीच का भेदभाव, जुआ, शराब, मर्डर, इस सारी चीजों को सजा देंगे, सबको खत्म करेंगे। एग्जैक्ट वैसे जैसे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार है, वैसे ही यहाँ पे भी है। इनका अपना कल्चर, अपना ये धार्मिक परंपरा है। तो ईरान में रुहुल्लाह खुमैनी ने कहा कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए ईरान में शरीयत का कानून रहेगा, यानी इस्लामिक कानून रहेगा। उसी को शरीयत या शरिया कहा जाता है, जब तक इमाम मेहदी नहीं आते हैं। अब बात आती है कि इस इस्लामिक कानून यानी शरीयत कानून को लागू कौन करवाएगा? तो रुहुल्लाह खुमैनी का कहना था कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं तब तक कोई एक ऐसा व्यक्ति शासन करेगा जो पूरी तरह से समर्पित हो और फकीर की हैसियत से, उसके पास धन दौलत नहीं होना चाहिए, फकीर की हैसियत से सेवा करना चाहिए। उसी को कहा गया विलायते फकीह, विलायते फकीह। और कहा गया कि यही संरक्षण करेंगे और इस्लामिक नियम से चलेंगे। संरक्षक को रहबर भी कहते हैं। रहबर मतलब संरक्षण, हमारा ख्याल रखने वाला। तो इस्लामिक कानून को ख्याल रखने वाला रहबर जो एक फकीर की तरह रहेगा, कोई शानो शौकत नहीं, कोई महंगे शौक नहीं, एक साधारण जीवन जिएगा, लेकिन शरिया कानून को तब तक के लिए हिफाजत करेगा जब तक कि इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं इनके अनुसार। और इसके लिए उन्होंने पहले विलायते फकीह रुहुल्लाह खुमैनी को दिया गया। उसके बाद अली खामेनी आए और अभी तो मुस्तफा खामेनी है जिनको अभी युद्ध चल रहा है। कितना खुमैनी को मारेंगे, फिर एक और खुमैनी आएंगे। ईरान का एक स्ट्रक्चरल है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर गार्डियन ऑफ काउंसिल बहुत अच्छा है। आप इसे समझिए, हम एक एक करके समझाते हैं। हुआ क्या कि सारा पावर जनता को दिया गया वहां के संविधान के अनुसार, और जनता दो चीजों की वोटिंग करती है। ध्यान से यहां समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। जनता क्या करती है, 8 सालों के लिए, 8 सालों के लिए जनता 86 धार्मिक एक्सपर्ट लोगों का चयन करती है, चुनाव करती है। जनता 8 सालों के लिए 86 एक्सपर्ट लोगों का सिलेक्शन करती है और इस 46 एक्सपर्ट में जो सबसे हेड होते हैं वो बनते हैं सुप्रीम लीडर, जो सबसे हेड होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप एक खामेनी मारेंगे, 86 में से एक मारेंगे, 85 बचा रहेगा। इसलिए ईरान में युद्ध खत्म नहीं हो रहा। उसको लग रहा था वेनेजुएला एक को मार दिए तो सब खत्म। अब गार्डियन काउंसिल उसका इतना इंटेलेक्चुअल चीज है कि गार्डियन काउंसिल में 12 लोग बैठेंगे। अब ये 12 कौन है? तो इन 12 में 6 जज रहेंगे, इन 12 में 6 जज रहेंगे और 6 एक्सपर्ट रहेंगे जो इस 86 में से 6 है। अच्छा, इन 86 को चुना कौन था? जनता ने। हर साल इलेक्शन नहीं होता, 8 साल पे एक बार होता है, 8 साल कार्यकाल होता है उन लोग का। अब ये 6 एक्सपर्ट हैं, ये धार्मिक एक्सपर्ट हैं, और ये 6 एक्सपर्ट हैं जज हैं, ये कानूनी एक्सपर्ट हैं। यानी ये 12 लोगों का काम क्या है कि कौन इलेक्शन में उठेगा वह शराबी तो नहीं है, वो मर्डरर या रेपिस्ट तो नहीं है, आप इलेक्शन में खड़े होने लायक हैं कि नहीं है, पहले आपको यह परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन काउंसिल से, 12 लोगों से। इसमें दो तरह से धार्मिक एंगल चेक हो जाएगा और जज लोग चेक हो जाएंगे। जब ये कहेंगे कि हां अब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब ईरान में जाकर इलेक्शन होता है। भारत में भी ऐसा एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें भारत के इंटेलेक्चुअल लोग हों, जैसे शंकराचार्य जैसे लोग हों, अब्दुल कलाम जैसे लोग हों, प्रेमानंद महाराज जैसे लोग हों। ये लोग भी सेलेक्ट करें कौन इलेक्शन उठ। अपने यहां शराबी, जुआरी, मर्डरर, रेपिस्टे ज्यादा उठता है। तो ईरान में इलेक्शन जीतने की बात छोड़िए, आप पर्चा भर के इलेक्शन में खड़े हो पाइएगा कि नहीं, पहले जाके गार्डियन काउंसिल से पूछिए। अब जब खड़े हो जाएंगे तो जनता आपको वोट डालेगी। अब जिसका वोट ज्यादा है वो जाके प्रेसिडेंट बनेगा, और वहां का प्रेसिडेंट का कार्यकाल भारत की तरह 5 साल का नहीं होता है, वहां 4 साल होता है अमेरिका की तरह। हमारा 5 साल वाला ठीक है। तो इस तरह से बनाया गया था ये ईरान के
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जितने भी डिसीजन, नेशनल इंटरनेशनल डिसीजन पॉलिसी वो ये लेंगे, लेकिन अगर वो धर्म के खिलाफ होगा तो सुप्रीम लीडर उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जब ये इनसे मिलने आएंगे तो ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है। अब यूरोपीय मीडिया ईरान के ऊपर आरोप लगाती है वहां महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, गलत न्यूज बनाती है। जब अमेरिका के कठपुतली रजा पहलवी की सरकार थी, लोग वहां उघाड़े और नंगटे घूमते थे, तो महिलाओं की लिटरेसी रेशियो 35% थी। आज वहां पर महिलाओं की लिटरेसी रेशियो दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों में गिनती होती है और वहां लगभग 99% है। अब देखिएगा, लिटरेसी रेशियो दो होता है, एक ओवरऑल लिटरेसी रेशियो जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, एक होता है फीमेल लिटरेसी रेशियो। अब फीमेल लिटरेसी रेशियो में भी दो आएगा, एक चाइल्ड लिटरेसी रेशियो जो अभी पढ़ा रहे हैं और एक बूढ़े लोगों में। जैसे मान के चलिए किसी गांव में 100 लोग रहते हैं, उसमें 2 लोग बहुत बूढ़े हैं जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया। अब बचे 98 लोगों को आप कितना पढ़ा दीजिए, लिटरेसी रेशियो 100% नहीं आएगा क्योंकि उन बूढ़ों ने पढ़ाई नहीं किया। तो ईरान में फीमेल लिटरेसी लगभग 99% है, ये यंग फीमेल जो अभी आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे लिटरेसी रेशियो जिसमें मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगी और वो बूढ़े लोग जो पढ़ाई ही नहीं किए थे तो कंटिन्यू इसमें आएंगे, तो उस हिसाब से 90% लिटरेसी रेशियो है। और अमेरिका से अगर तुलना करेंगे तो वहां लिटरेसी रेशियो ज्यादा नहीं है, वहां व्यापारी ज्यादा है। भैया अमेरिका वालों क्या जाता है, बिजनेस चल गया तो चल गया, नहीं तो कोनो उल्टा सीधा वीडियो बना देंगे, अश्लील वीडियो बना देंगे, उघाड़े नाच देंगे, चलबे करेगा टिकटॉक पे तो इंस्टाग्राम पे, तो उन लोग का अलग लेवल का चलता है। कि अमेरिका में क्या है कि बिजनेस के स्कोप ज्यादा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि अमेरिका को अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति देने में 2021 आ गया। 2021 से पहले अमेरिका में एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं थी, कमला हैरिसन बनी। अभी ईरान में देखिए, ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति 1997 में ही बन गई थी। ए भैया, अमेरिका में महिलाओं की स्थिति इतना अच्छा है तो आपको 2021 आ गया हो, आई सब तो 1997 में ही बन गए थे। देखिए, रोहुल्ला खोमैनी ने 1979 में जब सत्ता लिया तो उस समय आर्मी में चेंज करना बहुत जरूरी था। तो 1979 से पहले जो ईरान की रेगुलर आर्मी थी वो राजा के अंडर में थी। तो खोमैनी को लगा कि वो राजा के वफादार हैं, हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक नई आर्मी बनाया, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये नई आर्मी बनाया गया। तो ईरान की जो मेन आर्मी है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, ईरान की मेन आर्मी IRGC है। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC है, तब तक लड़ेगा। और IRGC के इसने 32 टुकड़े करके रखे, मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। और अगर ईरान में घुस भी गया ना अमेरिका, तो इतना वहां का ज्योग्राफी है कि वो तालिबान की तरह वहां भी फंस जाएगा। अब पुरानी आर्मी का क्या हुआ, तो पुरानी आर्मी को बॉर्डर सेफ्टी दे दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया गया, इस सब चीजों को दे दिया गया। मेन वहां पर IRGC आ गई, तो आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएं, मिलिट्री स्ट्रक्चर है IRGC। IRGC में जो रेगुलर सैनिक है उन्हें कहते हैं IRGC। इसके अलावा IRGC की सबसे बड़ी ताकत क्या है, IRGC के पास स्वयं सेवक हैं जो अपने से बिना सैलरी जान देने को तैयार है। उन्हें ह्यूमन वेब कहा जाता है या बासिज कहते हैं। अभी ईरान में संकट आया, लोग गहने बेच रहे हैं, अपने से वॉलंटरी जाने के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये IRGC की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर वो उतर गया ईरान में तो ईरान में उसे लड़ना पड़ेगा सैनिकों से, एक आम नागरिक से भी लड़ना पड़ जाएगा। तो अमेरिकी सैनिक जो है ना, ग्राउंड की लड़ाई में उतना माहिर नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से बम गिरा देंगे, ये गिरा देंगे। उतरे तो थे अफगानिस्तान में, 20 साल मारा, भाग के गए लोग। उतरे तो थे वियतनाम में, मार के भगा दिया, कोरिया में मार के भगा दिया। इससे जो उनको समझे में आओ ना, भारत में अमेरिका के सैनिक को चैलेंज करते हैं, सियाचिन में 6 महीना बैठ के दिखा दो ना, तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा तब कहना। आओ इंडियन आर्मी के पास, हमारी आर्मी तो नहीं हथियार रहे ना रहे, कलेजा इतना जबरदस्त है। दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे खड़ा युद्ध का मैदान सियाचिन। आओ देखते हैं, सोच रहे ऑक्सीजन घट जाता है वहां पर, हेलीकॉप्टर हाँफ जाता है, अमेरिका का हेलीकॉप्टर चढ़ नहीं पाता, हाँफ, अरे बाप बाप कहां चढ़ा दिया। तो ईरान की ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका ईरान के जमीन से घुसना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा ईरान के पास एक प्रॉक्सी वार है जिसे कुड्स फोर्स कहते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है, हिजबुल्ला, हूती, हमास, लेबनान में हिजबुल्ला है, गजा में हमास है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को देता है। अब देखिए, तेल के ले जाने के जो रास्ते थे, तेल ले जाने के जो मेन रास्ते, हारमुज को ईरान यहां से बंद कर दिया और बाब अल मंदेब को हूती से बोल के यहां बंद कर दिया। तो बड़ा कंट्रोल कर सकता है ईरान IRGC के मदद से। अब देखिए पड़ोसी कितना जरंत होता है, उसको समझिए। 1979 से 80 के बीच में ईरान एकदम तबाह था। उसे अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना था, मिलिट्री चेंज करना था। अमेरिका से लड़ गया, अमेरिका का सैंक्शन झेला, वहां की मिलिट्री पूरे चेंज किया, रेजा पहलवी को हटाया। बड़ी झमेला था बेचारा ईरान के पास। सद्दाम हुसैन देखा क्या, और तरीका सद्दाम हुसैन सुन्नी ऐसी
कहा कि यही मौका है, यही मौका है, मार देते, ले मार दे। ये सद्दाम हुसैन काहे मारे थे वो, इसको क्या किया था ये ना, बड़ी शौक था इनको लड़ने का, ना दिया अमेरिका इनको। पूछिए तो नहीं इनसे, अमेरिका मारा ईरान पे तो पूछते हैं लोग क्या गलती था, काहे मारे हो? ऐ सद्दाम हुसैन क्या गलती था ईरान का मार दिए? ईरान को मार देंगे, अभी मार देंगे ईरान को। और ईरान को इसने मारा 1980 से 88 तक। ये ससुरा तुरा ईरान बनबे कर रहा है 80 में, तो जो इस IRGC है वो बनिए रही है 80 में, और बनते के साथ ही ससुरा युद्ध कर दिया, 8 साल युद्ध किया। सद्दाम हुसैन बड़ी मन बड़ा आदमी, यहां समझिए, ईरान से युद्ध में थका ना 1988 में, तो 2 साल का गैप करके कुवैत पे मार दिया, कुवैत पे मार दिया, का कुवैतों को मारेंगे। और आपको जान के तज्जुब होगा, सद्दाम हुसैन का भरपूर मदद अमेरिका कर रहा था, कहता बहुत अच्छा, मारो मारो ससुरा, मारो ईरान को मारो, भरपूर मदद किया इसका अमेरिका ने। अमेरिका ससुरा किसी का सगा नहीं है। लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन पे ही आरोप लगा दिया कि इनके पास परमाणु बम है, केमिकल हथियार है, जबकि सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस पे आरोप गलत था। और 2003 में अमेरिका ने इन पे हमला कर दिया सद्दाम हुसैन को, और 7-8 महीने की मेहनत से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। 1979 का दौर बड़ी खतरनाक था। रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में रशियन कल्चर थोपने लगा। कहा यहाँ स्कॉट पहन के घूमो, अंडरवियर पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका जो था, अमेरिका तालिबान को खड़ा किया, कहा मारो रूस को, मारो रूस को। यहां पे इस सूरत तालिबान को पैदा किया अमेरिका, और कहा मारो रूस को। तो उसी 1979 में अमेरिका ईरान पर था, कहा था कि वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, ये करो। तो रसिया ने भी खोमैनी को कहा कि मारो ये अमेरिका को, मारो अमेरिका को। ले ससुरा तू नहीं, इस सेम टाइम पे दोनों को पीट रहा है सब, सेम टाइम पे। अगर आप कहेंगे तो अफगानिस्तान पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, एक इराक पर क्या हुआ था उसका अलग बना देंगे। लेकिन अमेरिका और रूस के चक्कर में हुआ क्या, यहां से जब अमेरिका गया तो तालिबान पैदा कर दिया, अभी ईरान को डिस्टर्ब कर देगा, हम लोग को पेट्रोल का लॉस होगा। यहाँ ISIS आतंकवादी कर दिए सब। इस ससुरा इस सब आतंकवादियों से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होता है, फादरलैंड को कोई दिक्कत नहीं होता, ससुरा हमारे भारत के मदरलैंड को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आतंकवादियों को ना ये पाकिस्तानिया क्या करते हैं, सब बोला कहते हैं कश्मीर में चलो, कश्मीर में चलो, सोचा हम लोग फंस जाते हैं इस सबके चक्कर में। अमेरिका की चाल समझिए, वो ईरान में खामेनी की सरकार को हटा के पहलवी की सरकार लाना चाहता है। खामेनी की सरकार भारत के साथ है, लेकिन ईरान में यदि अमेरिका की पहलवी सरकार आ गई, ये छोटा भारत के खिलाफ रहता है। इसी ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को 12 को हेलीकॉप्टर दिया था अमेरिका के कहने पर। अभी ईरान स्वतंत्र डिसीजन लेता है। आज भी देखिएगा, हरमुज जल संधि बंद होने के बाद भी उसने भारत को LPG सिलेंडर वगैरह को सप्लाई चालू रखा है, थोड़ा लिमिटेड संख्या में, लेकिन चालू रखा है। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका यही करता है। और भारत में एक चीज समझिएगा कि भारत में क्या है कि इजराइल हमारा परमानेंट साथ नहीं देगा ईरान चाइना के मैटर पे। इजराइल जो है वो केवल पाकिस्तान के मैटर पे इंडिया का साथ देगा, लेकिन यह इजराइल चाइना के मैटर पे इंडिया का साथ नहीं देगा, और दिया भी नहीं है कभी। चाहे वो गलवान घाटी इंसिडेंट हो, आप देखिएगा इसने निंदा तक नहीं किया, बोला तक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा फायदा पहले आता है। अब एक बात सोच के देखिए, एक बार अपने से सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए हम लोग को मदद लेनी पड़ रही है, तो एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी पे और पैसा खर्च करने की जरूरत है। और दूसरा, ईरान इजराइल का बहुत हाइप बना के रखा गया कि अरे बाप रे बाप बहुत बड़का चीज है, मारा है ईरान तो इनका आयरन डोम, डेविस स्लिंग और ये सब उड़िया दिया है। उससे भयंकर भयंकर भारत के पास है, तो एक हाइप बना के रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा तो था पाकिस्तान ने, एक को इंटरसेप्टर आने दिए थे, हम लोग का बनाया गया आकाश तीर, मार के धज्जी उड़ा दिया था सारे चीजों को। तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग को वो नहीं, तो हमें बैलेंस लेने की जरूरत है। हम इन सब की चाल समझिएगा, ये दोनों मिले हुए हैं, सब ये दोनों मिले हुए हैं, सब आप चाल समझिए। इसके कहने पर ये ईरान से युद्ध थोप लिया, ये समझिएगा जो बोलेगा नेतन्याहू ये वही करेगा। लेकिन जब भारत से लड़ाई होगी पाकिस्तान की, तो इन दोनों की खतरनाक चाल समझिए, इन दोनों की खतरनाक चाल। ई ट्रंपा कहेगा ना नेतन्याहू भाई हम पाकिस्तान का साथ दे देते हैं, तो नेतन्याहू कहेगा हाँ ट्रंप भाई हम इंडिया का साथ दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ये पाकिस्तान का साथ दे रहा था और ये इंडिया का साथ, आज दोनों एक के है सब, ये दोनों एक के है सब। कहता है कि ये कहता हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, ये कहता बहुत बढ़िया हम इंडिया को हथियार बेचेंगे। तो यही सब करके लड़ाता है जिंदगी भर, ये सब क्या किया है, सब यही काम किया है सब। तो ये आप समझे